फिल्म की शुरुआत होती है और हम अमेरिकन सोल्जर्स की कुछ गाड़ियों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के साथ उस ट्रक को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम उस सड़क पर एक और कपल की गाड़ी को भी देखते हैं जो कि पता नहीं किस तरह से उस ट्रक में जाकर घुस जाती है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो कंटेनर जिसे ये लोग बहुत ही सावधानी के साथ लेकर जा रहे होते हैं वो उस ट्रक से नीचे गिर जाता है और खुल जाता है। और जो चीज उस कंटेनर से बाहर आती है उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई चीज नहीं थी बल्कि एक जिंदा ज़ोंबी था। ये ज़ोंबी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला था। ये उस ट्रक से बाहर निकलते ही पल भर में उन सभी सोल्जर्स को मार डालता है, लेकिन ये उनकी जान नहीं लेता बल्कि ये उन्हें काट कर खुद की ही तरह ज़ोंबी बना लेता है। अब ये सभी ज़ोंबीज एक साथ हो जाते हैं और इन ज़ोंबीज में ये खासियत थी कि ये ज़ोंबी डम्ब नहीं थे बल्कि इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। और अब ये सभी ज़ोंबीज लास वेगस को अपना शिकार बनाने वाले थे, क्योंकि ये सभी ज़ोंबी वहां के लोगों को काट कर अपनी तरह ही ज़ोंबी बनाएंगे। अब इन ज़ोंबीज ने लास वेगस में अटैक करके सभी लोगों को ज़ोंबीज बना दिया था। अब यहाँ पर हमें लास वेगस के सोल्जर्स के हेड स्क्वाड को दिखाया जाता है। जब ज़ोंबीज ने इनके देश पर अटैक कर दिया तो ये सभी लोग उन्हें हराने की बहुत कोशिश कर रहे थे। स्क्वाड अपने पूरे ग्रुप्स के साथ इन ज़ोंबीज से लड़ रहा था। ये ज़ोंबीज इतने ज्यादा ताकतवर और फास्ट थे कि इनसे कोई भी बच नहीं पा रहा था। पूरे का पूरा शहर इनकी चपेट में आ चुका था। सरकार ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि पूरी सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि ज़ोंबीज का वायरस सभी लोगों में ना फैल सके। अब इसीलिए पूरे ही शहर का सिस्टम बदल चुका था। खैर, अब ये सब होने के बाद हमें फिर से इस कोड को दिखाया जाता है जो कि पहले आर्मी में हुआ करता था, लेकिन अब वो अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चला रहा है, क्योंकि इस वायरस की वजह से सभी लोगों की जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। अब एक दिन स्कॉट के रेस्टोरेंट में एक अमीर आदमी हंटर बिले आता है जो कि आकर उससे बातें करने लगता है। वो स्कॉट से कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि गवर्नमेंट ने सभी जगह पर लॉकडाउन लगा रखा है और जहां सरकार ज़ोंबीज पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी वो उस जगह को ब्लास्ट कर देगी। इसलिए वो स्कॉट से कहता है कि देखो, तुम तो मुझे जानते ही होगे, मैं एक कसिनो चलाता हूँ और मेरे उस कसिनो में $200 मिलियन हैं जो कि उस दीवार के पास उन ज़ोंबीज के शहर में है। और उन्होंने कहा है कि जिन जिन की बिलोंगिंग्स और जरूरी चीजें होंगी वो उन सभी लोगों को पहुंचा दी जाएंगी और उसमें मेरे $200 मिलियन हैं। और ये बात तो तुम्हें भी पता होगी कि कसिनो में इतने ज्यादा पैसे रखना, ये इतने पैसों की डीलिंग करना तो गलत बात है। तो इसलिए वो स्कॉट से कहता है कि अगर तुम मेरे उस कसिनो से किसी तरह से मेरे वो पैसे ले आओ तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। पहले तो स्कॉट को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। अब क्योंकि स्कॉट की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए स्कॉट सोचता है कि $50 मिलियन तो बहुत होते हैं, तो क्यों ना मैं इस बारे में एक बार सोचूं। वो आदमी स्कॉट से कहता है कि तुम्हारे पास 36 घंटे हैं उन पैसों को वापस लाने के लिए। इतने टाइम के अंदर ही तुम्हें वो पैसे वापस लाने होंगे। तुम्हें जो भी करना है करो, जितने भी आदमी लेके जाना चाहते हो जाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसके बाद वो आदमी उसे कैसीनो का नक्शा देकर वहां से चला जाता है। स्कॉट की एक बेटी भी होती है जो कि सोशल वर्कर है। अब इस शहर के बाहर एक रिफ्यूजी कैंप भी होता है जहां पर वो लोग रहा करते थे जिनका कोई ठिकाना नहीं था। उन्हीं में से एक लड़की भी होती है जिसका नाम गीता था। उसकी 2 बेटियां होती हैं। अब स्कॉट की बेटी कैट गीता के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा कोई इशू तो नहीं है। तो गीता स्कॉट की बेटी से कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जिसके लिए मुझे लास वेगस शहर के अंदर जाना होगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊंगी। लेकिन स्कॉट की बेटी उससे कहती है कि नहीं, तुम शहर के अंदर नहीं जा सकती, लॉकडाउन लगा हुआ है और तुम्हें तो पता ही है ना कि शहर के अंदर के हालात कितने खराब हैं। लेकिन गीता कहती है कि देखो, अगर मुझे वो पैसे मिल जाते हैं तो मुझे यहाँ इस रिफ्यूजी कैंप में रहने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। लेकिन स्कॉट की बेटी कहती है कि नहीं, तुम थोड़ा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, अब स्कॉट उस कसिनो मास्टर को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी टीम इकट्ठी करनी होगी। वो अपनी टीम में 5 लोगों को रखता है, 2 लड़कियां और 3 लड़के। स्कॉट कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। खैर, अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर उस गैंगस्टर से मिलने के लिए जाते हैं जहां पर वो गैंगस्टर यानी कि वो कसिनो मास्टर कहता है कि देखो, तुम्हें वहां जाने के लिए सबसे पहले वेगस सिटी में एंटर होना होगा, लेकिन वहां पर बहुत सारे ज़ोंबीज होंगे, तो तुम्हारा पहला काम वहां पर ज़ोंबीज को हराना होगा। जिसके बाद तुम सब लोग किसी तरह से कसिनो में पहुंच जाओगे और वो लड़की जो कि पायलट है वो कसिनो के ऊपर हेलीकॉप्टर लेकर तुम्हारा वहां पर वेट करेगी। और लुडविग जो कि लॉक खोलने में एक्सपर्ट है वो लॉक खोलेगा। जिसके बाद तुम सभी लोग पैसे लेकर कसिनो के टेरेस पर पहुंच जाओगे जहां से तुम पैसे लेकर निकल जाओगे। अब वो गैंगस्टर अपना एक असिस्टेंट भी भेजता है उनके साथ ताकि वो उन पर नजर रख सके। अब इसके बाद स्कॉट अपनी डॉटर के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि देखो कैट, मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए। दरअसल कैट अपने डैड से नाराज रहा करती थी
क्योंकि स्कॉट की वाइफ को भी वो ज़ोंबी इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से स्कॉट को अपनी वाइफ को मारना पड़ा था और इसीलिए स्कॉट की बेटी कैट उससे नाराज रहती है। कैट कहती है कि ठीक है डैड, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्कॉट कहता है कि तुम शहर के अंदर नहीं जाओगी। लेकिन इसी दौरान कैट को यह भी पता लगता है कि वो रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की गीता उस शहर के अंदर जा चुकी है और वो शहर के बारे में ज्यादा कुछ जानती भी नहीं है, तो उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। इसीलिए कैट स्कॉट से कहती है कि डैड आप प्लीज मुझे शहर के अंदर जाने दे, वहाँ पर किसी को मेरी मदद की जरूरत है। पहले तो स्कॉट उसे मना करता है, लेकिन उसके बार बार कहने पर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना। अब इसके बाद ये सभी टीम अपने साथ कुछ सामान लेती है और कंटेनर्स से होते हुए वेगस शहर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर ज़ोंबीज़ ने पूरे शहर को तबाह कर रखा था, कोई भी चीज सही सलामत नहीं बची थी। रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की की यहाँ आने पर एक और लड़की ने मदद की थी, जो कि खुद भी रिफ्यूजी कैंप में रहा करती थी, लेकिन वो वेगस शहर को भी बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो इनके साथ आती है। अब ये लोग जैसे ही शहर में एंटर होते हैं तभी वहाँ पर एक ज़ोंबी टाइगर आता है। तभी यहाँ पर वो रिफ्यूजी लड़की जिसने गीता को अंदर भेजा था, वो यहाँ पर एक बदतमीज सोल्जर को गोली मार देती है और कहती है कि हमें यहाँ आने के लिए ज़ोंबीज को किसी इंसान को देना पड़ता है ताकि वो हमें ना मारें। वो यहाँ पर स्कॉट की टीम को बताती है कि यहाँ पर दो टाइप्स के ज़ोंबीज हैं, कुछ तो डम्ब हैं लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिनका मुकाबला हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते, तो अच्छा यही होगा कि हम उनसे बचकर रहें। साथ ही वो लड़की यहाँ पर स्कॉट की टीम से कहती है कि हमें उस लड़की को भी ढूंढना है जिसे मैं यहाँ ले आई थी, लेकिन स्कॉट कहता है कि हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक दिन है जिसमें हमें कुछ पैसे ढूंढने हैं, तो इसलिए हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। स्कॉट की बेटी ये बात सुनकर काफी दुखी हो जाती है। खैर अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और अंदर जाते हैं और वहाँ पर पाते हैं कि जो ज़ोंबीज यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर सो रहे होते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ज़ोंबीज ऐसे थे जो दिन में सोया करते थे और रात में अपने शिकार के लिए निकलते थे। वो लोग यहाँ से धीरे धीरे करके निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की से शोर हो जाता है, जिससे वो सारे ज़ोंबीज उठ जाते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की उनसे लड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ज़ोंबीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो वो उनसे फाइट कैसे कर पाती। तो वो समझ जाती है कि उसका बचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो अपनी बाकी टीम मेंबर्स से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और तुम प्लीज जाने से पहले मुझे शूट कर दो। तो इसीलिए उसका साथी उसके पीछे बंधे पेट्रोल पर शूट करता है, जिस वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो सभी ज़ोंबीज मारे जाते हैं, जिसके बाद इनका रास्ता क्लियर हो जाता है और ये लोग कसिनो पहुंच जाते हैं। स्कॉट और उसकी बेटी कसिनो की लाइट ठीक करती है और वो पायलट कसिनो की छत पर जाकर उस कबाड़ हेलीकॉप्टर को ठीक करती है। अब कसिनो के बाहर उस गैंगस्टर का वो असिस्टेंट और वो छोटी वालों वाली रिफ्यूजी लड़की पहरा दे रहे होते हैं। खैर अब ये सभी लोग कसिनो के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर लुडविग जो कि उस वॉल्ट को खोलने वाला था, वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे पैसे रखे हैं और यहाँ पर कोई पहरा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कुछ ट्रैप्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम यहाँ पर पहले एक एक करके ज़ोंबीज को लाएंगे और अगर यहाँ पर कोई ऐसा ट्रैप्स होगा तो ज़ोंबीज उसकी लपेट में आएंगे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ वो दो लोग जो बाहर पहरा दे रहे थे उनके पास कुछ ज़ोंबीज आने लगते हैं और अब दूसरी तरफ वो लोग वोल्ट के पास एक एक करके ज़ोंबीज को लाने लगते हैं, जो कि उन ट्रैप्स में फंसने लगते हैं। कभी उन पर फायरिंग होती तो कभी उन पर तीर चलते थे। बाहर उस छोटे वालों वाली लड़की और उस आदमी को पता लगता है कि जो लड़की रिफ्यूजी कैंप से शहर के अंदर आई थी उन्हें ज़ोंबीज के लीडर ने अपने पास कैद करके रखा है, यानी कि सबसे पहला वो ज़ोंबी जो कि उस कंटेनर से आजाद हुआ था वो इन सभी ज़ोंबीज का राजा था। तो वो आदमी उस छोटे वालों वाली लड़की से कहता है कि इस लेडी ज़ोंबी को शूट करो ताकि इनका राजा यहाँ पर आए। दरअसल ये लेडी ज़ोंबी उस ज़ोंबी राजा की वाइफ थी। वो ज़ोंबी यहाँ पर गोली की आवाज़ सुनकर आई थी और जैसे ही वो यहाँ पर आती है वो आदमी उस ज़ोंबी का गला काट लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। वो छोटे वालों वाली लड़की उससे कहती है कि ये तुमने बहुत गलत किया, ऐसा करके तुमने हम सबकी जान खतरे में डाल दी, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसकी वाइफ को मार दिया जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। और तभी वहाँ पर एक और न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जिस सिटी में ये लोग हैं उसे अगले 1 घंटे में उड़ा दिया जाएगा, यहाँ पर बॉम्बिंग की जाएगी जिससे पूरा शहर खत्म हो जाएगा। ये खबर इनके लिए काफ़ी बुरी थी, क्योंकि अब इनके पास बहुत कम टाइम बचा था और अभी तक इन लोगों ने वो पैसे भी नहीं लिए थे। अब इसी बात को लेकर ये सभी लोग बहुत परेशान थे और ऊपर से इन्हें एक और बुरी न्यूज़ मिलती है। वो पायलट लड़की ने बताती है कि उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, इसे रिपेयर करने में मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। स्कॉट अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, जल्दी काम खत्म करो। जिसके बाद ये लोग जल्दी से उस लॉकर को खोलकर सभी पैसों को अपने बैग में भरने लगते हैं। दूसरी तरफ वो ज़ोंबीज का राजा भी अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुंच जाता है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उन लोगों ने इसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया, इसलिए वो बहुत गुस्से में होता है और वो अपनी ज़ोंबी टीम को तैयार करता है उन पर अटैक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी को याद आता है कि वह रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की गीता उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है और उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगी।
वो उन ज़ोंबीज के कब्जे में है, पता नहीं वो किस हाल में होगी, इसीलिए वो छिपकर उसे ढूंढने चली जाती है। जब स्कॉट को पता लगता है कि उसकी बेटी यहाँ पर नहीं है तो वो उसके पीछे जाने लगता है और इतने में ही वो ज़ोंबीज इसकी टीम पर अटैक कर देते हैं, जिस दौरान एक लड़की मारी जाती है जो कि स्कॉट को पसंद करने लगी थी। अब जैसे ही वो सभी ज़ोंबीज बेसमेंट में आकर इन सभी लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं कि तभी वो कसीनो गैंगस्टर का असिस्टेंट इन सभी लोगों को बेसमेंट में लॉक कर देता है। वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। वो इनसे कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, हमारा यही तो प्लान था। तुम किसी गैंगस्टर से भी कोई अच्छी उम्मीद कर सकते हो क्या? मेरे बॉस को तो तुमसे पैसे चाहिए ही नहीं थे, उसे तो सिर्फ उस ज़ोंबी की ब्राइड का सर चाहिए था जिससे कि वो इस पूरी ज़ोंबी आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब वो ज़ोंबीज की आर्मी को कंट्रोल कर लेंगे तो भला उन्हें तुम्हारी क्यों ज़रूरत होगी। और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। वो उस आदमी से इस बैग को लेता है ये समझकर कि इसके अंदर उस ज़ोंबी की ब्राइड का सर है, लेकिन जब वो उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें कोई सर नहीं होता बल्कि मनी काउंटिंग मशीन होती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपना आपा खो देता है जिसकी वजह से यहाँ पर वो ज़ोंबी टाइगर आकर उसे मार देता है। उसके बाद वो छोटे वालों वाली लड़की एक बाहर निकलने की जगह ढूंढ लेती है, जिसके बाद वो सभी को बाहर ले आती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं उनका सामना होता है बहुत सारे ज़ोंबीज के साथ। वो सारे ज़ोंबीज उनके सामने उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और वो शूटर लड़के को पकड़ लेते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि अब उसका टाइम भी आ गया है। वो अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों मैं इनसे नहीं बच सकता, इसलिए तुम मुझे शूट कर दो और इन बाकी ज़ोंबीज को भी। और वो भी उस लड़की की तरह अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे ये लोग काफी दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम स्कॉट की बेटी को देखते हैं जो कि अभी भी उस रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है जिसे कि रिफ्यूजी कैंप वाली उस लड़की ने मारा था, लेकिन अब वो खुद भी एक खतरनाक ज़ोंबी बन चुका था। दूसरी तरफ बचे हुए टीम के बाकी सभी लोग रूफ टॉप की तरफ जाते हैं जहां पर वो ज़ोंबीज का राजा भी पहुंच जाता है। तो वो ज़ोंबीज से पीछे कहती है कि जल्दी से पीछे हट जाओ, और साथ ही वो उसकी ब्राइड का सर भी निकालती है और उससे कहती है कि पीछे हटो नहीं तो मैं इसे शूट कर दूंगी। इसीलिए वो ज़ोंबी पीछे हटकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो छोटे वाली लड़की स्कॉट को देखती है जो कि उस हेलीकॉप्टर में बैठ चुका था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ज़ोंबी लीडर उस छोटे वाली लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन वो लड़की भी मरने से पहले उसकी ब्राइड का सर नीचे गिरा देती है, जिससे उसका सर फट जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट उस पायलट लड़की को बताता है कि मैं पैसे नहीं ला सका, और साथ ही वो उसे उस कसिनो मास्टर का पूरा प्लान भी बताता है, और अब मेरी बेटी खो चुकी है, मुझे उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी गीता के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी आ जाता है। लेकिन स्कॉट की बेटी काफी बहादुर होती है, वो उसे मार डालती है। लेकिन इतने में ही वो ज़ोंबीज का लीडर भी यहाँ पर पहुंच चुका था। वो अपने बाकी ज़ोंबीज को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, और अब दूसरी तरफ स्कॉट भी यहाँ पर पहुंच चुका था। वो यहाँ से अपनी बेटी और गीता को साथ लेकर फौरन यहाँ से निकल जाता है। ये लोग जल्दी से भागकर रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं ताकि जल्दी से भागकर यहाँ से निकल सकें। लेकिन अब इतने में ही वो ज़ोंबी लीडर भी यहाँ पर पहुंच जाता है, और वो तेजी से दौड़कर हेलीकॉप्टर में ही जंप लगा देता है। और अब यहाँ पर स्कॉट और उस ज़ोंबी की फाइट होती है, और इस फाइट में वो ज़ोंबी स्कॉट को काट लेता है। लेकिन फिर भी स्कॉट किसी तरह से खुद को संभालते हुए उस ज़ोंबी लीडर को शूट कर देता है, जिससे वो हमेशा के लिए मर जाता है। और अब शहर में बॉम्ब एक्सप्लोड होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। इन्हें फौरन ही यहाँ से निकलना था, लेकिन इस लड़ाई में उस फीमेल पायलट को भी गोली लग गई थी, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से उस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए उस जगह से निकल जाती है। और ये लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तभी वहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन इस एयर स्ट्राइक की वजह से इनके हेलीकॉप्टर पर भी असर पड़ता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और शहर से दूर जाकर क्रैश हो जाता है। इसमें वो पायलट भी मारी जाती है और गीता भी, और स्कॉट काफ़ी जख्मी होता है। इस सब में स्कॉट की बेटी की जान बच गई थी। अब वो अपने डैड के पास आती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि डैड मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं मानी, हमेशा आपकी बातें टाली, आपसे नफरत की कि आपने ही मेरी मोम को मारा, लेकिन आप अपनी जगह एकदम सही थे, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर स्कॉट कहता है कि बेटा मैं तुमसे कभी नाराज़ ही नहीं हुआ था, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने उस कसिनो से थोड़े पैसे चुरा लिए थे ताकि वो पैसे मैं तुम्हें दे सकूं। ये अब मेरे भी किसी काम के नहीं है, इसीलिए स्कॉट अपनी बेटी को उन पैसों को देता है। और स्कॉट पर भी उस ज़ोंबी वायरस का असर होने लगा था, इसलिए वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम मुझे शूट कर दो। और अब इसीलिए उसकी बेटी रोते रोते अपने फादर को शूट कर देती है, और उसे ऐसा करना पड़ता है। और उसे साथ ही ये भी रियलाइज़ होता है कि आखिर क्यों उसके फादर ने उसकी मोम को मारा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो ज़ोंबी बनकर बचपन में कैट को ही काटने वाली थी। वो यहाँ पर बैठकर बहुत रोती है, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है, जो कि स्कॉट की बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वेगास शहर को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एयर स्ट्राइक में स्कॉट का एक साथी बेंडरो बच गया था। उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उन पैसों को लेकर शहर से बाहर आता है और एक फ्लाइट बुक करता है,
ताकि वो दूसरे देश जा सके। यहाँ पर उसे हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए वो बाथरूम में जाकर खुद को चेक करता है तो वो पाता है कि उसके हाथ पर भी किसी ज़ोंबी के काटने का निशान है। और तभी उसे याद आता है कि उसे उस ज़ोंबी लीडर ने काटा था, यानी कि वो ज़ोंबी वायरस उस शहर के साथ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो बैंड्रो के साथ बाहर आ गया था। और अब इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।